इस वीडियो में मैं यूपी बोर्ड परीक्षा सेकेंड ईयर अंग्रेजी विषय के अंतर्गत प्रोज में होम कमिंग का तीसरा पार्ट बताने चल रहा हूँ। होम कमिंग का तीसरा पार्ट आपको मैं बताने चल रहा हूँ। देखें, ये तीसरा पार्ट है। तो The next few days were full of rejoicing. The next few days were full of rejoicing. The next few days कह रहा है लेखक कि अगले जो कुछ दिन थे were full of rejoicing, वे बड़ा आनंददायक थे, बहुत ही आनंद देने वाले थे। यानी अगले जो कुछ क्षण थे, कुछ दिन थे, वो बड़े आनंददायक थे। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज, भाई ने यानी जो विश्वंभर थे, उन्होंने उन दोनों बच्चों के शिक्षा के विषय में पूछा। He was told by his sister that Pathik was a perpetual nascience, और उसकी बहन द्वारा उसे बताया गया कि जो फटिक है वह अनवरत रूप से हानिकारक है, अनवरत रूप से कष्टकारक है, दुख देने वाला था। ही वॉज लेजी, वह एक आलसी, डिसऑनेस्ट, डिसओबीडियंट, अवज्ञाकारी, आज्ञा का पालन न करने वाला, एंड वाइल्ड, और बिल्कुल जंगली यानी पशु जैसा व्यवहार करने वाला था। बट माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन उतना अच्छा था जितना अच्छा सोना होता है, यानी माखन सोने की तरह से अच्छा था। एज क्वाइट एज लैम, और एक मेमना की तरह से शांत था। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और पढ़ने का भी बहुत शौकीन था। विशंभर काइंडली ऑफर टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड्स, विश्वंभर ने बड़े दयालुता के साथ, बड़े ही विनीत भाव से अपनी बहन से कहा, प्रार्थना किया कि वह फटिक को अपने साथ ले जाएगा। एंड एजुकेट हिम विथ हिज ओन चिल्ड्रेन इन कलकत्ता, और कलकत्ता में वह अपने बच्चों के साथ इसे भी पढ़ाएगा, क्योंकि बच्चा गांव में रहता था, कलकत्ता के पास गांव था जहां ये परिवार रहता था। तो उसने बहन से कहा कि इस फटिक को मुझे दे दो, ये मेरे बच्चों के साथ वहीं कलकत्ता में पढ़ेगा। द विडोड मदर रेडली एग्रीड, और इस पर जो है, जो वो विधवा उसकी पत्नी थी, सहमत हो गई। व्हेन हिज अंकल आस्क्ड फटिक इफ ही वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता विथ हिम, और जब उसके चाचा ने यानी मामा ने उससे कहा, जब फटिक के मामा ने उससे कहा, फटिक से कहा कि क्या वह उनके साथ कोलकाता जाएगा। हिज जॉय न्यू नो बॉन्ड्स, लड़के को बड़ा आनंद मिला, लड़के की प्रसन्नता जो है वो रुक नहीं पा रही थी। एंड ही सेड, और उसने कहा, ओ यस अंकल, हाँ मामा, मैं आपके साथ चलूँगा। इन ए वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मेंट इट, और इस प्रकार उसने अपने इस हाव भाव से व्यक्त किया, जो हाव भाव बिल्कुल उसके इच्छा को
इरादा को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता था। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रीड ऑफ फटिक। माँ को जो है इससे बड़ा रिलीफ, सांत्वना मिली कि फटिक से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि माँ फटिक से परेशान रहती थी, पढ़ता लिखता नहीं था, दिन भर घूमता था, परेशान करता था, इसलिए वो बड़ी प्रसन्न थी। सी हैड ए प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय, और उसके मन में उस लड़के के प्रति पहले से ही पूर्वाग्रह था, यानी कम शरारत करता था, लेकिन माँ ज़्यादा ही उससे पूर्वाग्रह से ग्रसित हो चुकी थी। एंड नो लव वाज लास्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, और वो सोचती थी कि इन दोनों भाइयों के बीच में अब थोड़ा सा भी प्रेम शेष नहीं रह गया है, नहीं है, बचा नहीं है। सी वाज इन डेली फियर दैट, और वो प्रतिदिन इस भय में रहती थी कि ही वुड आइदर ड्राउन माखन्स someday in the rivers, कि किसी न किसी दिन वह माखन को नदी में डुबो देगा, आर ब्रेक हिज हेड इन ए फाइट, या लड़ाई में उसके सर को तोड़ देगा, आर रन हिम इनटू सम डेंजर आर अदर, या उसे किसी न किसी खतरे में डाल देगा। ये माँ का विश्वास था। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, सी वाज समव्हाट डिस्ट्रेस्ड टू सी फटिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, लेकिन उस समय वह थोड़ा सा काफी अपने को आश्चर्य भी महसूस कर रही थी, परेशान भी थी फटिक का इस तरह से वहाँ पहुँचने की उत्सुकता को देख करके। उसे हो रहा था कि ये इतना उत्सुक है जाने के लिए। नाउ इन दिस पैराग्राफ द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट चक्रवर्ती's family, and the writer says that the next few moments and the next few days were very charming and full of enjoyment. Vishwambhar, the brother of the woman, the brother of the lady, asked him about the education of her children, and his sister told him that Phatik was continue nauseous. He was public nauseous and he was lazy and disobedient. He did not obey her, and he had become wild like animals. He did not think about his own life and about the honor of the family. On the other hand, the younger brother, the younger boy, Makhan, was good. He was very nice, and the mother says that he was as good as gold. He compares Makhan to a gold, and he was as quiet as lamb, and he was very fond of reading. It means he also attended the school. He read and wrote. Vishwambhar requested his sister
to take Phatik with him to Calcutta to educate with his own children in the company of his own sons. The widow, his widow sister was very happy. She was agreed. When Phatik put this proposal, she was agree with his proposal. She was agree to his proposal, and she wanted to get rid of Phatik. His uncle, when his uncle asked Phatik to come with him to Kolkata, Phatik was very happy, and his happiness found no bounds. He was very happy, and he expressed his desire in such a way what he meant. His mother was also very happy. He felt relief to get rid of Phatik. Because she knew that there was no love else between two brothers, and she always feared Phatik will drown Makhan in the river, or he would break his head in fight, or he would put another danger. So she was very happy, and she was also surprised to see the eagerness of Phatik to go to कोलकाता. अब आप आगे देखें स्टेंजा. Phatik, as soon as all was settled, kept asking his uncle every minute when they were to start. Phatik, जब सारा मामला सेटल हो गया, सब कुछ स्थिर हो गया, तो वो बार बार अपने चाचा से कहता रहता था, जब तक वे अपनी यात्रा स्टार्ट नहीं किए तब तक हर क्षण वो कहता रहता था. ही वॉज ऑन पिंस एंड नीडल्स. वह बहुत ही व्यग्र और उत्साहित था. ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, विथ एक्साइटमेंट, पूरे उत्तेजना के साथ, यानी काफ़ी उत्तेजित था. एंड ले अवेकन मोस्ट ऑफ द नाइट, और पूरी रात लगभग प्रसन्नता से जागता ही रहा. ही bequeathed to Makhan in perpetuity his fishing rod. वह अपने भाई माखन को वसीयत के रूप में सदा के लिए, परपेचुटी माने ऑलवेज, सदा के लिए, हिज फिशिंग रॉड, अपनी मछली मारने वाली जो बंसी कटिया थी उसे दे दिया. हिज बिग काइट, अपनी बड़ी जो पतंग थी उसे दे दिया. एंड हिज मार्वेल्स, और अपने कंचे गोलियों को भी दे दिया. इंडीड एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर, क्योंकि इस समय, प्रस्थान के समय, हिज जनरसिटी टुवर्ड्स माखन वाज, माखन के प्रति उसके अंदर बड़ी दया की भावना थी.
व्हेन दे रिच्ड कलकत्ता, जब वे कलकत्ता पहुँचे, फटिक मेड दी एक्वेंटेंस ऑफ हिज आंट, तो पहली बार फटिक का जो है अपनी चाची नहीं बल्कि मामी, पहली बार अपनी मामी से परिचय हुआ। पहली बार उसने मामी को देखा, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार देखा। सी वॉज बाई नो मीन्स प्लीज्ड विथ दिस अननेसेसरी एडिशन, और वह बाई नो मीन्स प्लीज्ड, वह बिल्कुल नाखुश थी, यानी वह प्रसन्न नहीं थी विथ दिस अननेसेसरी एडिशन, इस अनावश्यक एडिशन माने बोझ से, टू हर फैमिली, अपने परिवार पर, यानी उसके परिवार पर फटिक जो जा करके एक बोझ बन गया था, इससे वह बिल्कुल प्रसन्न नहीं थी। सी फाउंड हर ओन 3 बॉयज क्वाइट एनफ टू मैनेज, क्योंकि वह अपने 3 बच्चों की व्यवस्था करना ही कठिन महसूस करती, 3 बच्चों की व्यवस्था करने में ही कठिनाई महसूस करती थी, उन्हीं की व्यवस्था में परेशान थी। विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स, बिना एक के उसी 3 के लिए परेशान थी, और इस पर भी एक और आ गया। एंड टू ब्रिंग ए विलेज लैड ऑफ 14, और एक 14 वर्ष का गांव का एक लड़का और आ गया। इनटू देयर मिड्स, उन्हीं के बीच में। वाज टेरिबली अपसेटिंग, और यह निश्चित रूप से उसे काफ़ी भयंकर रूप से परेशान करने वाली थी, समस्या थी। यह उसे निश्चित रूप से परेशान करने वाली समस्या थी। विश्वंभर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इंडिस्क्रेशन, और विश्वंभर को इस अविवेकपूर्ण निर्णय लेने से पहले 2 बार कम से कम 2 बार 3 बार सोचना चाहिए था। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज नो वर्स नॉसेंस देन ए बॉय एट द एज ऑफ 14, इस संसार में 14 वर्ष के लड़के से ज़्यादा बाधा पैदा करने वाली कोई दूसरा मामला नहीं हो सकता है। यानी 14 वर्ष के लड़के से जो समस्या पैदा हो सकती है, उससे ज़्यादा समस्या पैदा करने वाली कोई और समस्या नहीं आ सकती है। ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल, क्योंकि वह न तो आकर्षक होता है, नॉर यूजफुल, न उपयोगी होता है। इट इज इम्पॉसिबल टू शोअर अफेक्शन ऑन हिम, और 14 वर्ष के लड़के के प्रति प्यार जताना, प्यार दिखाना भी असंभव होता है। एज ऑन ए लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे की तरह से, जैसे छोटे बच्चे पर हम प्यार प्रदर्शित करते हैं, उस तरह से 14 वर्ष के बच्चे पर प्यार प्रदर्शित करना भी कठिन होता है, असंभव है। एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और वो हमेशा समस्या बना रहता है, हमेशा रास्ते में बाधा पैदा करता रहता है। इफ़ ही टॉक्स विथ ए चाइल्डिश लिस्प ही इज कॉल्ड ए बेबी, यदि वो बच्चों जैसा बात करता है, हल्की फुल्की बात करता है, तो वो एक बच्चा कहा जाता है कि ये लड़का है, ये परिपक्व नहीं है। एंड इफ ही आंसर्स इन ग्रोन अप वे, और यदि ये वह सयाने लोगों जैसा उत्तर देता है, बड़े लोगों जैसा उत्तर देता है, ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, तो उसे धृष्ट कहा जाता है। इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिसेंटेड, वास्तव में किसी भी तरह की बात उसके लिए विरोध ही पैदा करने वाला होता है। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, और वह एक ऐसे अवस्था में होता है जब उसमें कोई आकर्षण नहीं होता है, अनअट्रैक्टिव होता है, आकर्षक नहीं होता है। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स विथ
इंडिसेंट हेस्ट, वह अपने कपड़ों से भी बड़ा होता है, यानी उसके सारे कपड़े छोटे हो जाते हैं, क्योंकि उसकी शरीर का विकास होता है, उम्र के साथ साथ शरीर बढ़ती है। हिज वॉइस ग्रोज हार्श, उसकी आवाज़ भी कर्कश हो जाती है और फट जाती है इस अवस्था में। एंड ब्रेक्स, फट जाती है। एंड क्विवर्स, और हिलती है। हिज फेस ग्रोन सडनली एंगुलर, उसका चेहरा भी काफ़ी कड़क दिखाई देता है, माने नरम और आकर्षक नहीं दिखाई देता है, कड़क दिखाई देता है। एंड अनसाइटली, और भद्दा दिखाई देता है। इट इज ईजी टू एक्सक्यूज दी शॉर्ट कमिंग्स ऑफ एन अर्ली चाइल्डहुड, छोटे बच्चों की कमियों को तो क्षमा करना आसान होता है, बट लेकिन इट इज हार्ड टू टॉलरेट इवन अनएवॉइडेबल लैप्सेज इन ए बॉय ऑफ 14, लेकिन एक 14 वर्ष के लड़के के द्वारा जो भूल होती है, और वो भी अनएवॉइडेबल भूल होती है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, नज़रअंदाज न किए जाने योग्य जो भूल होती है उसको सहन करना बड़ा कठिन होता है। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस, क्योंकि 14 वर्ष का लड़का जो है वो काफ़ी अपने को सचेत महसूस करता है। When he talks with elderly people, जब वह बड़े लोगों से बात करता है, he is either unduly forward, तो या तो वह स्पष्टवादी होता है, स्पष्ट रूप से बात करता है, or else so unduly shy, या इस तरह से लज्जापूर्ण बात करता है that he appears ashamed of his very existence, कि लगता है जैसे वह अपने अस्तित्व को स्थापित करने में बड़ा लज्जालु है। तो इस प्रकार 14 वर्ष की अवस्था जो है बड़ी ही क्रिटिकल अवस्था होती है। नाउ इन दिस पैराग्राफ द राइटर डिस्क्राइब्स Phatik was very happy and he was ready to go with his uncle, maternal uncle Vishwambhar. When all the matters were settled and it was decided that he would go in the company of his uncle. He will go to Kolkata in the company of his uncle. He was very excited. He was full of excitements. And he was so happy that he could not sleep soundly at night. And early in the morning, first of all, he offered all his toys, fishing rods, big kites and his marbles to his younger brother Makhan to play. Because at the time of departure he felt very generosity and kindness for Makhan. The writer says, when Phatik reached Kolkata, first of all he saw his aunt. His aunt was not happy to see him because she knew that Phatik was a burden over his family. She had her 3 children for manage and it was very difficult for her to manage them, and
Now Phatik had also come, a new lad of 14 years, a new village lad of 14 years. So it was she was not happy, and she also thought that before taking this critical decision, Vishwambhar should have thought many times, twice, thrice about this matter. The writer says, in this world there is no any other matter so worst than there is no any other matter so worse and nonsense than a boy of 14 years old, because a boy of 14 years old is neither attractive nor useful. He is not attractive and he is not useful, because she says it is impossible to show affection and love for him like a small boy. She says that it is impossible for anyone to show love and affection for a boy of 14 age like a little boy. If a boy of 14 age talks with a childish lips, he is called a baby, and if he talks in grown-ups, he talks like grown-ups people, grown-up way, he is called impertinent. So it is very difficult for a boy of 14 years old, because he is not attractive, his clothes are also small and unfit for him, because his body also grows with his age, and so all his clothes become small, and his voice is also very rough and coarse and broken, and his lips also quiver, and his face is also not attractive, it becomes angular and ugly, and it is very difficult to excuse the lack, weakness, shortcomings. It is very easy to excuse the lack, shortcomings of a small boy, but it is very difficult, it is very hard to bear, to tolerate the unavoidable lapses of a boy of 14 years old. A boy of 14 years old always tries to show himself self-conscious when he talks with elderly people. He is in his talk, either he is
forward, clear speaker, are shy in his words, and it appears that he is ashamed in his existence. तो इस प्रकार यह आपका तीसरा वीडियो है जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ये तीसरा वीडियो है, पार्ट थर्ड। समाप्त हुआ। अब मैं आगे आपको चौथे वीडियो में फिर आगे की चीज़ें बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।